हेलो एवरीवन, वेलकम टू एजुकेशन राइज। आइए देखते हैं हिंदी अनिवार्य का एक पेपर जिसमें हम खंड अ और खंड ब कंप्लीट देखेंगे। सबसे पहले हम करेंगे एक अपठित गद्यांश, उसके प्रश्न उत्तर, उसके बाद में हम करेंगे रिक्त स्थान वाले प्रश्न और उसके बाद में फिर हम करेंगे अति लघुत्रात्मक प्रश्न। और इसके बाद में अगर इसकी पीडीएफ आप चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे एक टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, फर्स्ट वाला, आप उसे ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर आपको हमारे इस प्रत्येक वीडियो की पीडीएफ आपको मिल जाएगी। चलिए तो शुरू करते हैं और शाम को हमारी लाइव क्लास रहेगी 8 बजे, ज्वाइन करिएगा। पहला प्रश्न है यहाँ पर, सबसे पहले हम खंड अ और खंड आ में करेंगे अपठित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के उत्तर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। आइए पढ़ते हैं जल्दी से गद्यांश। लिखा हुआ है, कार्य कुशलता का पहला अंग तो यह है कि हम अपने कार्य को समय से निर्धारित कर उसे अच्छी तरह जानें। हम लोगों में अधिकतर लोग कार्य उठा तो लेते हैं पर उसे अच्छी तरह जानते नहीं और न जानने का यत्न ही करते हैं। जब सफलता नहीं मिलती तो अपने को दोष न देकर हम दूसरों को दोष देते हैं और बार बार कार्य बदलते हुए बड़े संताप में जीवन व्यतीत करते हैं। छोटे बड़े सभी कामों में यह देखा जाता है। हम लोगों में से अधिकतर लोग जो काम करते हैं उसमें पूरे तौर से योग्यता और निपुणता प्राप्त करने का यत्न नहीं करते। इसी से हमारा काम पूरा नहीं होता और हमारे हाथ से सब काम निकलते जाने का यही कारण है कि दूसरे लोग उसी काम को ज़्यादा अच्छी तरह करते हैं और हम स्वयं उनके काम को अपने काम से ज़्यादा पसंद करने लगते हैं। यदि हम लोग अपने अपने काम के एक एक अंग को अच्छी तरह समझें और उसमें प्रवीण होने का सदा ख्याल रखें तो हम अपनी और अपने काम दोनों की बहुत कुछ वृद्धि और उन्नति कर सकते हैं। कार्य कुशलता छोटे और बड़े का भेद नहीं जानती। जो कार्य कुशल होगा वह आरंभ में कितना ही छोटा क्यों न हो अवश्य उन्नति करेगा, और जो नहीं होगा, मतलब जो कार्य कुशल नहीं होगा, वह आरंभ में चाहे कितना ही बड़ा क्यों न हो अवश्य गिरेगा। इस कारण कार्य कुशलता का प्रधान अंग परिश्रम है। तो ये हमने पढ़ा अपठित गद्यांश। अब आइए देखते हैं इसके प्रश्न और उसके उत्तर देते हैं। पहला प्रश्न है, कार्य कुशलता का पहला अंग है कार्य का क्या करना है। ऑप्शन 1 है सोच समझकर निर्धारण करना। ऑप्शन 2 है सभी बातों की जानकारी प्राप्त करना। ऑप्शन सी है समय से निर्धारण और उसकी गहरी जानकारी, और ऑप्शन द है समय पर समापन। तो कार्य कुशलता का पहला अंग है समय से निर्धारण और उसकी गहरी जानकारी। देखिए यहाँ पर आप उत्तर देख करके संतुष्ट मत हो जाइएगा, स्वयं इसे करने का प्रयास करिए। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है कि कार्य कुशलता का पहला अंग है कार्य को समय से निर्धारित कर उसे अच्छी तरह जाने। ठीक है ना, ये पहली पंक्ति में दिया हुआ है। और एक बात और बता दूं मैं कि एक प्रश्न पूछा जाएगा, उपर्युक्त गद्यांश का उचित शीर्षक दीजिए। तो ध्यान रखना, पहली पंक्ति में किसी भी गद्यांश का जो शीर्षक है वो हमें हमेशा पहली पंक्ति में मिलेगा। ठीक है, पहली पंक्ति में यहाँ पे अब जब आएगा प्रश्न तो हम यहाँ पर देखेंगे। आइए देखते हैं दूसरा प्रश्न क्या लिखा हुआ है। अगला प्रश्न लिखा हुआ है कि किसी कार्य में असफल हो जाने पर अधिकतर लोग क्या करते हैं, दूसरों को दोष देते हैं और बार बार कार्य बदलते हैं, निराश होकर कार्य को छोड़ देते हैं। काम ऑप्शन है सर, काम छोड़कर दूसरा कार्य करने लगते हैं, या फिर असफल होकर बैठ जाते हैं। तो इसका उत्तर रहेगा पैराग्राफ के अनुसार दूसरों को दोष देते हैं और बार बार कार्य बदलते हैं, है ना। किसी कार्य में असफल हो जाने पर अधिकतर लोग क्या करते हैं, यहाँ पर स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि किसी कार्य में असफल हो जाने पर, है ना, किसी कार्य में असफल हो जाने पर जो है यहाँ पे देखिए दूसरों को दोष देते हैं और बार बार कार्य बदलते हैं। ठीक है ना, जब सफलता नहीं मिलती तो अपने को दोष न देकर हम दूसरों को दोष देते हैं और बार बार कार्य बदलते हुए बड़े संताप में जीवन जीते हैं। तो हम इस तरीके से जो है वो इसका सही जवाब रहेगा ऑप्शन, ये दूसरों को दोष देते हैं और बार बार कार्य बदलते हैं। नेक्स्ट देखिए तीसरा प्रश्न है, अधिकतर लोग अपने कार्य में असफल क्यों हो जाते हैं, वे काम को कठिन समझकर छोड़ देते हैं। ऑप्शन ब है स्वयं को उस कार्य को करने के योग्य नहीं पाते। ऑप्शन है वे पूरे उत्साह से कार्य नहीं करते, या फिर उन्हें कार्य में पूर्ण योग्यता निपुणता प्राप्त नहीं होती, इसीलिए अधिकतर लोग अपने कार्य में असफल हो जाते हैं। ठीक है, उत्तर आपको पैराग्राफ में मिल जाएगा। अगला प्रश्न है, संताप शब्द का समानार्थक क्या है। कहा ना कि जब वो सफल नहीं होते हैं तो संताप में जीवन व्यतीत करते हैं। तो संताप का मतलब क्या है, संघर्ष। ऑप्शन ब है संतोष, ऑप्शन स है दुख और ऑप्शन द है गर्मी। तो इसका सही जवाब रहेगा
ऑप्शन स दुख में जीवन व्यतीत करते हैं, है ना। जब उन्हें सफलता नहीं मिलती अपने काम में, अगर वो मन लगा करके काम नहीं करेंगे तो उन्हें सफलता नहीं मिलेगी, और जब सफलता नहीं मिलेगी तो वो लोग संताप में जीवन व्यतीत करते हैं, दुख में अपना जीवन व्यतीत करते हैं। अगला प्रश्न है, देखिए लिखा है उपर्युक्त गद्यांश का उचित शीर्षक क्या होगा। तो मैं यहाँ पर आपको वेट करूँगा आपके आंसर का, जल्दी से दीजिए आंसर, देखता हूँ मैं क्या आंसर देते हैं। पहला ऑप्शन है कार्य का महत्व, ऑप्शन ब है कौशलता, ऑप्शन स है कार्य कुशलता, और ऑप्शन द है परिश्रम। जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि हमेशा किसी भी गद्यांश का जो शीर्षक होता है वो हमें पहली पंक्ति में मिलता है, तो यहाँ पर सही आंसर रहेगा कार्य कुशलता। स्पष्ट रूप से यहाँ पर लिखा हुआ है, देख लीजिए कि कार्य कुशलता, है ना, कार्य कुशलता का पहला अंग, तो कार्य कुशलता ही हमारा इस पैराग्राफ का, इस गद्यांश का शीर्षक है। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं। लिखा हुआ है, अगला प्रश्न लिखा हुआ है, कार्य कुशलता किसका भेद नहीं जानती, छोटे और बड़े का, पतन और उत्थान का, उन्नति और अवनति का, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो कार्य कुशलता छोटे और बड़े का भेद नहीं जानती, इसका सही जवाब रहेगा ऑप्शन अ। क्योंकि अगर कोई व्यक्ति कार्य कुशल है, वो भले ही छोटा हो शुरू में, लेकिन अगर वो कार्य कुशल है तो वो निश्चित रूप से सफल होगा, और अगर कोई बड़ा व्यक्ति है लेकिन वो कार्य कुशल नहीं है तो निश्चित रूप से वो गिरेगा। तो ये हमने किया पहला गद्यांश, अपठित गद्यांश, और अब हम करते हैं यहाँ पर रिक्त स्थानों की पूर्ति। निम्नलिखित रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो देखिए पहला प्रश्न है, ही विकसित होकर भाषा का रूप लेती है। तो बोली जो होती है ना, बोली, क्योंकि बोली छोटे स्तर पर बोली जाती है और भाषा बड़े स्तर पर बोली जाती है, विस्तृत क्षेत्र में बोली जाती है, तो जो बोली होती है वही विकसित होकर के भाषा का रूप लेती है। दूसरा प्रश्न है, भारत की प्राचीन लिपियां ब्राह्मी और खरोष्टी थी। दूसरी थी खरोष्टी, ठीक है ना, ब्राह्मी और खरोष्टी ये भारत की दो लिपियां थी, और ये देवनागरी लिपि में लिखी जाती हैं। नेक्स्ट है, तीसरा प्रश्न है, माता ने छोटे पुत्र से कहा अंधेरा हो गया। वाक्य में शब्द शक्ति कौन सी है। तो यहाँ पर देखिए वाक्य में शब्द शक्ति है व्यंजना शब्द शक्ति। जब अभिधा और लक्षणा के अलावा कोई तीसरा अर्थ समझना होता है तो वहाँ पर व्यंजना शब्द शक्ति होती है, तो यहाँ पर सीधा सीधा अर्थ रहेगा व्यंजना शब्द शक्ति। जब किसी वाक्य का सीधे सीधे अर्थ समझ में आ जाता है वहाँ पर अभिधा शब्द शक्ति होती है। जब लक्षणों के आधार पर, लक्ष्यार्थ के आधार पर उसका अर्थ समझा जाता है तो वहाँ पर लक्षणा शब्द शक्ति होती है। और अभिधा और लक्षणा के अलावा जब कोई तीसरा अर्थ समझना होता है, जब काल, देश काल और परिस्थिति के अनुसार अर्थ समझना होता है तो वहाँ पर होती है व्यंजना शब्द शक्ति। नेक्स्ट है, शब्द शक्ति में मुख्यार्थ न लेकर उसका लक्ष्यार्थ लिया जाता है, तो वो शब्द शक्ति होती है लक्षणा शब्द शक्ति। नेक्स्ट है, माया दीपक नर पतंग भ्रामी भ्रामी ईवे पड़ंत काव्य पंक्ति में अलंकार कौन सा है। तो इसमें रूपक अलंकार है, ठीक है ना, इसमें रूपक अलंकार है। नेक्स्ट है, पानी गए न उबरे मोती मानुष चोन। काव्य पंक्ति में पानी शब्द अर्थ प्रकट करता है, पानी अनेक अर्थ प्रकट करता है। यहाँ पर अलग अलग, मोती के लिए पानी का अलग अर्थ है, मनुष्य के लिए इसका अलग अर्थ है, चूने के लिए इसका अलग अर्थ है, तो अनेक अर्थ प्रकट करता है। और अनेक अर्थ प्रकट करने के कारण यहाँ पर श्लेष अलंकार है। तो हमने अभी किया दूसरा प्रश्न, और अब यहाँ पर हम करते हैं निम्नलिखित अति लघुत्रात्मक प्रश्नों के उत्तर एक पंक्ति में दीजिए। तो आइए करते हैं नेक्स्ट। लिखा हुआ है, निम्न पारिभाषिक शब्दों के अर्थ लिखिए। पहला पारिभाषिक शब्द है ड्राफ्ट। तो ड्राफ्ट का अर्थ होता है हिंदी में प्रारूप। और अगला शब्द है एडिटिंग। तो एडिटिंग का मतलब होता है संपादन करना, ठीक है। नेक्स्ट शब्द है संकेत। शब्द के लिए पारिभाषिक शब्द लिखिए। तो संकेत शब्द के लिए पारिभाषिक शब्द होगा हिंट। अगला प्रश्न है, बाजार का जादू किस पर नहीं चलता। तो बाजार का जादू उस व्यक्ति पर नहीं चलता जो अपनी ज़रूरत के हिसाब से सामान खरीदता है, ठीक है ना, जो केवल उपयोगी वस्तु ही खरीदने की लालसा रखता हो, उस पर बाजार का जादू नहीं चलता। नेक्स्ट अगला प्रश्न है चौथा, फीचर के कोई 4 प्रकार बताइए। फीचर के 4 प्रकार के फीचर होते हैं। एक होता है व्यक्तिगत फीचर, दूसरा होता है समाचार परक फीचर, फिर होता है चित्र परक फीचर, और उसके बाद होता है यात्रा परक फीचर। नेक्स्ट प्रश्न है, यशोधर बाबू की पत्नी उनके किस नारे से चिढ़ती थी। तो नारा था, हमारा तो सैफ ही ऐसा देखा ठहरा है, हमें तो यही परंपरा विरासत में मिली है। इस नारे पर जो है उनकी पत्नी चिढ़ती थी। नेक्स्ट लिखा हुआ है, भूषण बुआ को पैसे भेजने से इनकार क्यों करता था।
था? तो संबंधहीनता के कारण भूषण पैसे भेजने से इनकार करता था। नेक्स्ट प्रश्न है, दत्ताजी राव से लेखक के दादा ने लेखक के संबंध में क्या कहा? जूझ पाठ के आधार पर बताइए। तो लेखक के दादा ने, दादा यानी उसके पिता ने, लेखक के दादा ने दत्ता राव से लेखक के संबंध में कहा कि उसमें गलत आदतें पड़ गई हैं, इसलिए उसे पाठशाला न भेजकर नज़रों के सामने रखना पड़ा है। अगला प्रश्न है 8वां, जूझ पाठ का लेखक माँ के साथ किसके पास गया था? जूझ पाठ का लेखक माँ के साथ दत्ता राव के पास गया था। नेक्स्ट प्रश्न है, जूझ पाठ का लेखक जो है किस कक्षा में जाकर बैठने लगा था? तो जूझ पाठ का लेखक 5वीं कक्षा में जाकर बैठने लगा था। अगला प्रश्न है, रघुवीर सहाय की किन्हीं 2 रचनाओं के नाम लिखिए। तो रघुवीर सहाय की 2 रचनाएं हैं आत्महत्या के विरुद्ध और सीढ़ियों पर धूप। नेक्स्ट प्रश्न है, जैनेन्द्र कुमार का जन्म कब और कहां पर हुआ था? तो जैनेन्द्र कुमार का जन्म 1905 में अलीगढ़ उत्तर प्रदेश में हुआ था। और इसी के साथ यहीं पर समाप्त करते हैं। दूसरा जो प्रश्न है खंड ब, उसको नेक्स्ट वीडियो में लेंगे। थैंक यू वेरी मच।